हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। वेलकम टू आरएमएस डिफेंस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ठीक है, मैं हूं सूरज कुमार। तो आज का थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया कि आज का टॉपिक क्या है। द इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, एसएसबी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, एनडीए एस्पायरेंट्स के लिए या सीडीएस या एफकेट के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, सारे के सारे इस वीडियो पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक बने रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ठीक, तो न्यूज़ अपडेट क्या है। देखो, अगस्त में, ठीक है, दो मेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए थे। ठीक है, दो मेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए थे। पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था अगस्त 7 को। ठीक है, अगस्त 7 को पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसके बाद अगस्त 17 को दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, जो रिसेंटली अभी चल रहा है, ठीक है, जो रिसेंटली अभी चल रहा है, जो आरोप लगाए थे ये हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, राहुल गांधी। ठीक है, तो इन्होंने अगस्त 7 को, ठीक है, एक महादेवपुरा असेंबली, ठीक है, ये सेगमेंट कहाँ है, बेंगलोर में। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आरोप लगाता है कि ये वोट चोरी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये, और उसके बाद सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इन सारे आरोपों को जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने लगाए थे उनको क्लैरिफाई करने के लिए दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो हमारे लिए जरूरी नहीं है कि भाई कौन आरोप लगा रहा है, कौन प्रत्यारोप लगा रहा है। ठीक है, तो ये सब न्यूज़ था, तो इसी को ही आज हम डिकोड करेंगे इस वीडियो पे। ठीक है, तो एक कोर आइडिया दे कोर आइडिया देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देखो क्या बोला गया है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक, यहाँ पे देखो कीवर्ड्स पे ध्यान देना। एग्जाम से एवरीथिंग अबाउट कीवर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वर्सेस स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी बॉडी। इन दो तरह के बॉडी होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है कि ऐसे बॉडी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड ऑलरेडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या है, ऐसी बॉडी जो कि एक्ट के थ्रू पास हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जैसे कि एग्जांपल में मैं बताऊं कि सपोज आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो है ही। अगर दूसरी बोलूँ तो यूपीएससी हो गया। ठीक है, तो उसके बाद यूपीएससी, उसके बाद अपना प्रेसिडेंट वगैरह। ठीक, उसके बाद कैग। ठीक है, ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मैं एग्जांपल दूं तो सीबीआई। ठीक है, सीबीआई किस एक्ट से बना था, सीबीआई एक्ट से बना था। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट में एक प्रपोजल लेके आता है। ठीक है, और इस बिल लेके आता है। ठीक है, और बिल लोकसभा, राज्यसभा, और अंत में जब प्रेसिडेंट उस बिल पर एसेंट कर देते हैं तो ये एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से सीबीआई का भी इसमें इसी एक्ट के थ्रू ही सीबीआई का फॉर्म हुआ था। ठीक है, दूसरी बताऊं तो दूसरी बॉडी बताऊं तो अगर हम इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, ठीक है, ये भी एक्ट से बना है। तो ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि ऐसी बॉडी सरकार जब भी चाहे उसको खत्म कर सकता है। ठीक है, ये सरकार के पास पावर होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में
सरकार जब चाहे तब खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वर्सेस स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिटा दें इसको। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, इट्स रिंग इट्स रिंग फेंस प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर कम्स नॉट फ्रॉम गुडविल बट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन लॉ। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक तरह के रिंग में, मतलब रिंग फेंस का मतलब यहाँ यहाँ इसका मतलब क्या है कि जो पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे असर ना करे। ठीक है, बेसिकली। अच्छा, पॉलिटिकल ये पॉलिटिकल प्रेशर से प्रोटेक्ट कैसे करता है? इसमें इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीज मेंशन की, एक चीज मेंशन किया गया है, जो कि आर्टिकल 324 से लेकर 329। ठीक है, आगे चल के बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक। दूसरा क्या है? इलेक्शन लॉज, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 एंड 1951 और रूल्स ऑफ 1960। ठीक है, तो ये दोनों चीज, ठीक है, ये जो आर्टिकल 324 से लेकर 329 है, और ये जो इलेक्शन लॉज है, ठीक है, जो आरपीए एक्ट है 1950 एंड 1950, ये दोनों चीज, ठीक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंस प्लस अकाउंटेबिलिटी दोनों बनाती है। इतना क्लियर है? ठीक है, टॉपिक समझ में आया कि इंडिपेंडेंस प्लस अकाउंटेबिलिटी क्यों है? समझ में आया? थर्ड पॉइंट में यही लिखा हुआ है, दिस एंश्योर्स इंडिपेंडेंस प्लस अकाउंटेबिलिटी, द ईसीए कैन नॉट बी ओवररूल्ड बाय द पॉलिटिकल एक्टर। ठीक है, पॉलिटिकल एक्टर कि कोई भी पॉलिटिशियन ईसीए को ओवररूल नहीं कर सकता। ठीक है, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट स्टिल फॉलो द लॉ, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी लॉ फॉलो करता है। जैसे कि ये जैसे कि फंडामेंटल राइट्स वगैरह हो गया, किसी भी पर्सन को ऐसे भी किसी को उठा नहीं सकता। ठीक है, फंडामेंटल राइट फिर उसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल उसको बदल नहीं सकता। ठीक है, उसके हिसाब से उसको काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कोर आइडिया कंप्लीट समझ में आया? अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है डिफेंस एग्जाम? हम तो डिफेंस एस्पिरेंट है, हम कैसे पढ़ेंगे भाई? हमको क्या पता? ठीक है, हमको क्या पता कि भाई राहुल गांधी ने क्या बोला, हाँ? और इलेक्शन कमीशन इंडिया ने राहुल गांधी का क्या जवाब दिया? ये सब हमको नहीं पढ़ना है। हमको क्या फोकस करनी है? एमसीक्यूज पे। ठीक है, इस चीफ ये इलेक्शन कमीशन से डायरेक्ट एमसीक्यूज आ सकते हैं ऑन आर्टिकल 324 से लेके 329। क्वेश्चंस आ सकते हैं आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और इसका पावर्स से। ठीक है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है, एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, एसएसबी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जीडी में पूछा जा सकता है कि वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी आपको टॉपिक दे दिया जाएगा। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, और इनको इन इंस्टीट्यूशन को किस तरह से और हम स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, तो ये सब टॉपिक दे दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें। ठीक है, करंट अफेयर्स, ये कंट्रोवर्सीज वगैरह तो छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद अपॉइंटमेंट में क्या क्या रिफॉर्म्स आ सकते हैं, ठीक है, ये भी जीडी का टॉपिक हो सकता है। ठीक है, एसएसबी इंटरव्यू में। तो अंत तक बने रहिए, एकदम डिटेल में जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस सबसे पहले देखते हैं। तो इलेक्शंस या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक बताया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 324 of the Indian Constitution empowers the Election Commission of India with superintendence, direction and control of elections। ठीक है, बेसिकली आर्टिकल 324 क्या कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स क्या है। ठीक है,
और ये पावर्स उसको क्यों दिया गया है? ठीक है, टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, ताकि इलेक्शन में धांधली वगैरह ना हो या फिर कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो। ठीक है, तो इसी बेसिकली आर्टिकल 324 हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स के बारे में नॉलेज देता है, इन्फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 325। ठीक है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ नेम्स इन इलेक्टोरल रोल्स आर बेस्ड ऑन इंडियन सिटीजनशिप। ठीक, नो सिटीजन ऑफ इंडिया above the voting age should be excluded from the rolls or included in a special electoral roll based on any criteria such as race, caste, religion or sex। ठीक है, तो आर्टिकल 325 बेसिकली क्या बोलता है कि मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जो कि मिनिमम एज कितना है इंडिया में 18। पहले कितना था ये? 21 था। ठीक है, अब कितना है? 18 है। ठीक है, बेसिकली इसके बारे में बोलता है। अगर 18 साल से कोई कम एज का लड़का अगर कोई वोट वगैरह दे तो ठीक है। तो इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ क्या करता है, इसको एक्सक्लूड कर सकता है, एक्सक्लूड करता है। ठीक है, यानी कि इसको बाहर निकाल देता है। ठीक है कि भाई तुम्हारा एज नहीं हुआ है और तुम इन एलिजिबल हो वोटिंग में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आर्टिकल 325 क्या बोल रहा है? उसके बाद आर्टिकल 326। ठीक है, यह क्या डिफाइन करता है? डिफाइंस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एज द बेसिस ऑफ इलेक्शन टू ऑल लेवल्स ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। वही मिनिमम एज तुम्हारा 18 साल होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 327 क्या करता है? इट डिफाइंस responsibilities of the ECI and Parliament for the conduct of national election। ठीक है, आर्टिकल 327 क्या कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट, ठीक है, जो इलेक्शन में जो नेशनल इलेक्शन होने वाले होंगे, जैसे कि कोई स्टेट इलेक्शन हो गया, ठीक है, या फिर जैसे कि ये एमएलए वगैरह की इलेक्शंस वगैरह हो गया, तो इसको किस तरह से ये फ्री और फेयर तरीके से कंडक्ट करें। ठीक है, आर्टिकल 328 क्या कह रहा है? defines the role and responsibilities of the state legislature with respect to state level election। तो स्टेट लेवल पे इलेक्शन होते हैं, जो राज्यों के इलेक्शन होते हैं। ठीक है, और राज्यों के इलेक्शन कौन करवाता है? वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। ठीक है, तो इनका रोल क्या होगा और रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन स्टेट। ठीक है, जो राज्य की सरकारें होती है, सॉरी, जो राज्य की इलेक्शंस होते हैं उनको फ्री और फेयर किस तरह से बनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 329 प्रोहिबिट्स कोर्ट इंटरफियरेंस इन मैटर। ठीक है, कोर्ट का कोई भी इंटरफियरेंस नहीं होगा इसमें, इलेक्शंस में। ठीक है, अनलेस स्पेसिफिकली आस्क्ड टू प्रोवाइड देयर व्यूज। जब तक पूछा नहीं जाएगा तब तक कोर्ट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी इलेक्शंस में। समझ में आ रहा? ठीक है, आर्टिकल 329 ये एम्पावर करता है। ठीक है, कि कोर्ट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी जब तक उनको पूछा ना जाए। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट चलते हैं, लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1950। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। ठीक है, ये कब लागू हुआ था? 12 मई 1950 में। फैक्ट क्वेश्चन से नोट डाउन कर लेना। ठीक, इसका पर्पस क्या था कि एलोकेशन ऑफ सीट्स, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स एंड प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। ठीक है, इसका पर्पस क्या था कि सीट को एलोकेट करना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंस को कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिलिमिट करना, ठीक है, वोटर की क्वालिफिकेशन चेक करना, ठीक है, और जो इलेक्टरल रोल है उसको प्रिपेयर करना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 विच डील्स विद द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। ठीक है, जो आरपीए 1951 है, आगे चल के हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो किससे डील करेगा? कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस में। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा की प्रोविजंस, थोड़ा सा प्रोविजंस देखते हैं। सबसे पहला है
एलोकेशन ऑफ सीट, ठीक है। सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज अलॉटेड टू स्टेट्स आर यूटी बेस्ड ऑन सेंसस, ठीक है। एलोकेशन ऑफ सीट यानी कि कितने सीट कौन से असेंबली या फिर कौन से क्षेत्र में जाएगा, वो किस पे बेस करेगा, सेंसस यानी कि जनगणना पे बेस करेगा। अगर जनता वहाँ ज़्यादा है तो उनको उनके क्षेत्र को मतलब उनको क्षेत्र को ज़्यादा मतलब अ, एक तरीके से बोलेंगे कि सेंसस बेस्ड सेंसस बेस्ड एलोकेशन होगा, ठीक है। एलोकेशन, ठीक है। सेंसस बेस्ड एलोकेशन होगा, ठीक है। सेंसस के बेसिस पे, जनगणना के बेसिस पे सीट एलोकेट किया जाएगा, ठीक। उसके बाद डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को डिलिमिट कौन करेगा, इस तरह एक डिलिमिटेशन कमीशन बना जाएगा, तो ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि किस तरह से हम डिलिमिट करें, ठीक है। और एंश्योर्स फेयर डिवीजन एंड रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज। जो पार्लियामेंट में या फिर जो पार्लियामेंट के जो सीट्स वगैरह है उन पे भी एससीज और एसटीज के लिए रिजर्वेशन है, ठीक है। और ये किस तरह से डिवीजन करेगा, इसका जो है रेस्पॉन्सिबल कौन, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। तीसरा प्रोविजन है इलेक्टोरल रोल्स, वन जनरल रोल पर कॉन्स्टिट्यूंसी। एक कॉन्स्टिट्यूशन पे कॉन्स्टिट्यूंसी पे एक जनरल रोल होगा, ठीक है। और इसको कौन प्रिपेयर करेगा, बाय इलेक्शन कमीशन, इसको इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर करेगा, ठीक है। कि कितने जनरल रोल होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद चौथा प्रोविजन जो है वो क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है सिटीजन ऑफ इंडिया। वोट देने के लिए आपको पहला जो है क्वालिफिकेशन क्या है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, 18 साल, ठीक है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में सी ए 1988 में, ठीक है। तो 21 साल से 18 साल की एज कम कर दिया गया था। आगे चल के इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। जहाँ पे जो लोग रहता है वही वोट देंगे, ठीक है। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, ठीक। पांचवा प्रोविजन देखते हैं, स्पेशल प्रोविजन। पहला पॉइंट क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एस इन पार्लियामेंट एंड असेंबली। पहले ही कहा था, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। कि एससी और सीट एस सी और एस टी के लिए कितने सीट रिजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, प्रोविजंस फॉर सर्विस वोटर्स एंड ओवरसीज इलेक्टर्स, एनआरआई वोटर्स। ये 2010 में चेंज किया गया था, ठीक है, अमेंडमेंट के द्वारा। कि जो ओवरसीज इलेक्टर जो कि देश के बाहर रहते हैं, देश के बाहर जो काम करते हैं, ठीक है, लेकिन है वो इंडियन सिटीजन ही, ठीक है। तो उनको वोटिंग में राइट्स मिलना वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये स्पेशल प्रोविजंस के अंडर आता है, आरपीए एक्ट 1950। इतना क्लियर है आरपीए एक्ट के बारे में। आगे चल के मैं क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, ठीक है। तो बने रहिए। अमेंडमेंट्स टू आरपीए 1950, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, ठीक है। ईयर 1988, ठीक है। कौन सा आर्टिकल अमेंड हुआ था, 326, ठीक है, जो यूनिवर्सल अडल्ट का, ठीक है। इलेक्शन बेस्ड ऑन अडल्ट सफरेज। इसका की प्रोविजंस क्या था कि 21 साल से 18 साल के 21 साल पहले वोटिंग राइट्स किसको दिया जाता था, जो कि 21 साल का एज हो, उसको कम करके ये 18 साल कर दिया गया, ठीक है। इनकी ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में, ठीक है। और जो यूथ है वो उसकी पार्टिसिपेशन और डेमोक्रेसी में, ठीक है। और इससे हमको क्या पता चलेगा कि कितनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है यंग सिटीजन्स के अंदर, ठीक है। और पहला इम्प्लीमेंट इसका हो भी गया था 1989 लोकसभा इलेक्शंस में।
समझ में आ रहा है? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। उसके बाद चलते हैं, देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ठीक है, enacted by provisional parliament under article 327 of the constitution। ठीक है, केम इनटू फोर्स कब आया था ये? 17 जुलाई 1951 को ये आया था। ठीक, उसके बाद इसका पर्पस क्या था, क्यों आया था भाई? टू प्रोवाइड फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड टू डील विथ पोस्ट इलेक्शन डिस्प्यूट। जैसे कि इलेक्शन खत्म हो जाता है, जो जीता वो तो राज करेगा, लेकिन जो हार गया वो क्या करेगा? वो आरोप लगाएगा। ठीक है, कि भाई तूने वोट चोरी की, ये किया वो किया, फ्री और फेयर इलेक्शन है नहीं, जैसे कि अभी राहुल गांधी भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्पज के लिए ये आरपीआई एक्ट 1951 में ही आ गया था। ठीक है, मेन प्रोविजंस इसका क्या है? कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। ठीक है, पहला पॉइंट, एक्चुअल प्रोसीजर ऑफ इलेक्शंस टू लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल। ठीक है, जो एक्चुअल प्रोसीजर है ये इसको फॉलो करेगा, सारे लोग इसको फॉलो करेंगे जो प्रोसीजर होता है। ठीक है, जैसे कि नॉमिनेशन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, सेकंड पॉइंट बोलता है नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन, स्क्रूटिनी, पोलिंग, काउंटिंग, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, वही इसके जो मेन प्रोविजंस क्या क्या होता है, जैसे कि नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, जब इलेक्शन नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद जैसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, फिर नॉमिनेशन वगैरह फाइल होती है, उसके बाद प्रचार होता है। ठीक है, प्रचार होने के बाद फिर वोट होता है। ठीक है, वोट होने के बाद फिर काउंटिंग होती है, काउंटिंग होने के बाद फिर क्या होता है, डिक्लेयर होता है रिजल्ट। ठीक है, तो ये एक्चुअल प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सारे कैंडिडेट्स को। दूसरी क्या है, क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा कि भाई अगर 25 साल उम्र, 35 साल एज। ठीक है, ये 25 साल किसके लिए? लोकसभा के लिए, 35 राज्यसभा के लिए। ठीक है, ये सब जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या आ जाता है, डिसक्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन तो वो ऑलरेडी वहाँ पर है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बट डिसक्वालिफिकेशन ये नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, किसके कौन से काउंट अंडर में आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो? सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपने करप्ट प्रैक्टिसेस कुछ किया है, ठीक है, या फिर इलेक्टरल्स को ऑफेंस किया होगा, तब आप डिस्क्वालीफाई हो। ठीक है, कन्विक्शन फॉर, दूसरा पॉइंट क्या है, कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, एग्जाम्पल प्रोमोटिंग एनिमिटी। ठीक है, शत्रु, या फिर रिश्वत, ब्राइबरी। ठीक है, या फिर ब्लैक मनी, जैसे कि अंडर टेबल पैसे वगैरह। ठीक है ना, फेलियर टू लॉन्च इलेक्शन एक्सपेंसेस। ठीक है, कि इलेक्शन, अच्छा, इलेक्शन जब होता है तो प्रचार के लिए, प्रचार कर, जो प्रचार होता है उसके लिए भी एक्सपेंस होता है। ठीक है, 20-30 लाख रुपए कुछ होता है। ठीक है, पता एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो उसको अगर आपके पास वो पैसा नहीं होगा 20-30 लाख रुपए, कि भाई आप प्रचार कैसे करोगे? नॉमिनेशन तो हो जाएगा लेकिन आप प्रचार प्रचार वगैरह कैसे करोगे? ठीक है, तीसरा, होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अगर उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, चौथा और आखिरी पॉइंट क्या है, करप्शन या डिसलॉयलिटी। ठीक, तो ये मेन डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट है जो प्रोविजंस में आते हैं। हालांकि बहुत कुछ ऑलरेडी है, मतलब ऑलरेडी लिखा हुआ है इस प्रोविजंस पे, बट जितना इस वीडियो पे इतना ही, मतलब इस पे इतना ही जानना काफ़ी है। ठीक है, तो आप आराम से तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक, आ जाओ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन? अभी पढ़ाया था, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 324। ठीक है, ये आर्टिकल 324 वेस्ट ईसीआई विथ अथॉरिटी ओवर इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? दूसरा,
द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 mainly deal with option A preparation of electoral law, option B conduction of elections and election disputes, delimitation of constituency या वोटिंग एज ऑफ इलेक्टर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस एंड इलेक्शन डिस्प्यूट। ठीक है, यही तो अभी डिस्कस किए थे। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स कहाँ पर है? 1950 के एक्ट में, आरपीए एक्ट 1950। ठीक है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका इसका क्या काम होगा? तो ये किसका काम होगा? डिलिमिटेशन कमीशन का काम होगा। ठीक है, वोटिंग एज ऑफ इलेक्टर, ठीक है, वही 21 साल से 18 साल। इसमें क्या है? 61st सीए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एनडीए और सीडीएस में। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, ये आपको एफकेट वगैरह में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन, बट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है एनडीए सीडीएस, इवन एफकेट में भी आता है एक दो क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ठीक है, पहला क्या है? द टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इज 6 years और अंटिल एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। बिल्कुल सही सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अभी बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वही पहला शुरुआत में बताया था। क्या बताया था? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वर्सेस स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, और ये किस कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है? आर्टिकल 324। ठीक है, ओरिजिनली द ईसीए वाज ए मल्टी मेंबर बॉडी। हाँ जी, मल्टी मेंबर बॉडी है। ठीक है, चेयरमैन है ईसीए चीफ इलेक्शन कमीशन सीईसी। ठीक है, उनके अंडर में अदर्स भी हैं, तो मल्टी मेंबर बॉडी है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक और चीज, मल्टी मेंबर एक कब बना था? 1989 में। ठीक है, समझ में आ रहा? यहाँ पे देखो, पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल सही, राज्यसभा इलेक्शन ये भी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये भी ठीक, पंचायत इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन। ठीक है, और ये अंडर किसके अंडर आता है? 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसमें आता है। ठीक है ना, तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा? 1 2 एंड 3 ओनली, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता है। द वोटिंग एज इन इंडिया वाज लोअर्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स बाय विच अमेंडमेंट? अभी डिस्कस किया था, बाय 61st अमेंडमेंट। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? 21 साल के जो पहले जो उम्र था, 21 साल वालों को ही वोटिंग राइट्स थी, उसको कम करके ये 18 साल करवा दिया गया बाय 61st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये 1988 होगा, 1989 गलत है। हाँ, इम्प्लीमेंट हुआ था 1989 में। ठीक है, पहला लोकसभा इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1989 में। ठीक है, पहला लोकसभा में, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस में। ठीक है, इलेक्शन, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। तो ठीक है, वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू एंड जय हिंद।